नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए 2023 में आयोजित परीक्षा जो हुआ था, कुल 76 शिफ्ट में आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लिया गया था। आज है वीडियो नंबर 6। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो कर चुके हैं। जो छात्र इन सारे वीडियो को नहीं देखें वो जाकर चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके का डिस्कशन करते हैं, जैसा कि आपको पता है। और आज डिस्कशन करने वाले हैं 11/1/2023 के सेकंड शिफ्ट के जो प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्न को शानदार तरीका से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। और वीडियो के समाप्ति के बाद एक प्यारा सा जय हिंद जरूर कमेंट में लिखा करें आप लोग, क्योंकि आप लोग वर्दी की तैयारी में लगे हुए, एसएससी जीडी की तैयारी में लगे हुए, तो आप लोग को जय हिंद पक्का लिखना है कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से मैं बता दूं, जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहता है, ठीक है। चलिए देखा जाए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था? तो राइट आंसर होगा 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय नीति के तहत झांसी का विलय किया गया था 1854 वर्ष में, ठीक है। याद रखिएगा। यहाँ से फैक्ट आपको याद रखना है कि विलय नीति या हड़प की नीति किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया था। और भारत में ट्रेन किसने चलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल के दौरान भारत में ट्रेन चली थी। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी झांसी को तो विलय किया 1854 में, लेकिन सबसे पहले किसका विलय किया था लॉर्ड डलहौजी? यह प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, सतारा को, ठीक है। कब किया था? तो 1848 में किया था, याद रखिएगा डेट भी, ठीक है, 1848 में। और सबसे लास्ट की अगर पूछता है आपके पेपर में तो बताइएगा नागपुर। नागपुर को कब किया गया? तो 1854 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो हड़प नीति किसने लाया? लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा। झांसी का विलय कब किया? तो 1854 में किया। सबसे पहले किसका विलय किया था लॉर्ड डलहौजी? तो सतारा 1848 में। और सबसे अंत में किसका विलय किया? तो नागपुर 1854 में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल आपके सामने है। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? देखिए, बिल्कुल आसान सा सवाल है। जो भी क्रिकेट में रुचि रखते हैं तो उनको इस सवाल का बिल्कुल आसानी से आंसर पता होगा, क्योंकि एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बेंगलोर में स्थित है, आप लोग को पता होगा। कोलकाता में आपका ईडन गार्डन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम और फिरोजशाह कोटला हो जाएगा आपका दिल्ली का। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? यहाँ से आपको दो फैक्ट याद रखना होगा। एक तो कथकली नृत्य से कौन जुड़े थे? तो मालिनी साल्विनी, याद रखिएगा, ठीक है। मिलिना साल्विनी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। कथकली नृत्य शैली से जुड़े थे और इनको 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, मिलिना साल्विनी को, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है और कुछ इस प्रकार से ही सवाल अब लगातार एसएससी के द्वारा पूछा जा रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नृत्य से इतने सवाल पूछे जा रहे हैं। जब भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, आज हमारा ये 6ठा प्रीवियस ईयर का पेपर है। 5 में पक्का नृत्य से सवाल आए हैं, ठीक है। और ये 6ठे पेपर में भी आ गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए नृत्य रहने वाला है एसएससी जीडी एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपको एक आइडिया सा मिल जाता है कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, अगला सवाल क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? यानी मूल अधिकार को किस भाग में बताया गया है भारतीय संविधान में? तो आपको पता होगा भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ चलते हैं। संविधान में जो मौलिक अधिकार है, इसका अनुच्छेद अगर आपसे पूछता है तो 12 से लेकर 35 तक के सारे अनुच्छेद में आपके मौलिक अधिकार के बारे में लिखा गया है, याद रखिएगा, भाग 3 में।
आइए थोड़ा ऑप्शन की तरफ चला जाए। भाग 1 में क्या है? देखिए भाग 1 में बताया गया है कि जो भारत है यह एक राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ है। अभी ये बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था कि राज्यों का संघ किस भाग में बताया गया संविधान में, तो भाग 1 में याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट सवाल आपके बिहार पुलिस में पूछा गया है। भाग 2 का अगर बात किया जाए तो भाग 2 में नागरिकता है, आप लोग को पता होना चाहिए। नागरिकता क्या है? नागरिकता याद रखिएगा, ठीक है। भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में। आप लोग को याद है ना? कहाँ से लिया गया? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए तो फटाफट बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आइए देखा जाए अगले सवाल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया? देखिए जल जीवन मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में किया गया। कब किया गया? 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं? देखिए खेल और खिलाड़ी से लगातार सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो बताइए दोस्तों लक्ष्य सेन किस खेल से खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा बैडमिंटन आपका सही उत्तर हो जाएगा कि लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्रिकेट के बारे में आपको अच्छा से पता है, टेबल टेनिस कबड्डी के बारे में पता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपके सामने, 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था? देखिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के नर्तक या नर्तकी का नाम बताना है, जो कि मिला था कब? 1992 में मिला था। तो इसका सही उत्तर होगा सोनल मानसिंह। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि सोनल मानसिंह के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। लगातार 3 शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया है। तो सोनल मानसिंह केवल जीडी में नहीं, एमटीएस का पेपर जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा था उसमें भी सोनल मानसिंह से लगातार सवाल पूछा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नर्तक या नर्तकी का नाम क्या है? सोनल मानसिंह। जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी कल के वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस बहुत बढ़िया से किया था, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से जुड़े हैं? तो कथक नृत्य से जुड़े हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कथक नृत्य कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। अगर आपसे कथक कली पूछ देता है, कथक कली, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगले सवाल देखा जाए, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? देखिए विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.4% है। 2.4% है पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल, याद रखिएगा, ठीक है, 2.4%। अगला सवाल है, कौन सा विकल्प बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए बुलिमिया एक प्रकार की बीमारी है, याद रखिएगा, मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। इसमें खाने से संबंधित विकार पैदा हो जाते हैं दोस्तों, और बुलिमिया का सबसे अच्छा वर्णन यही करता है, खाने संबंधी विकार, याद रखिएगा, ठीक है। किस अंग से संबंधित है? तो आपके मस्तिष्क से उल्टियाँ आने लगती हैं इस बीमारी में। ये सारे फैक्ट आपको थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर रखना है। प्रश्न अगर बुलिमिया से पूछता है तो याद रखिएगा खाना संबंधी विकार है, ठीक। आइए देखते हैं अगले सवाल को। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार को देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? यानी कि देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा एक साथ किया जाता है, उत्तर भारत में बताना है उस त्यौहार का नाम। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दिवाली। देखिए दिवाली जो है उत्तर भारत के लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा की जाती है दिवाली के त्यौहार में, याद रखिएगा, ठीक है। होली, दशहरा और जन्माष्टमी के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, जैसा कि आपको पता है। अगला सवाल है आपके सामने, 11 नंबर सवाल देखा जाए फटाफट। सवाल पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 का ख
के अधीन गठित स्वायत्ता शासन वाली एक संस्था है। देखिए ये तो पंचायत से ही संबंधित हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है पंचायत, और यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंचायत, याद रखिएगा। अच्छा, पंचायत से मुझे एक याद आया, पंचायत वेब सीरीज एक आई थी, कौन कौन देखे हैं पंचायत वेब सीरीज, किस किस बच्चा ने देखा है ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ, और ये भी बताना कि कैसा लगा था पंचायत वेब सीरीज, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था पंचायत वेब सीरीज का पहला सीरीज भी और सेकंड सीरीज भी, बिल्कुल मस्त लगा। हंसी का तो मानो 100% आपको हंसी आएगी अगर आप पंचायत वेब सीरीज देखते हैं तो, और काफ़ी अच्छी कहानी भी है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंचायत होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? देखिए इसका सही उत्तर होगा NSSO, यानी कि भारत में निर्धनता रेखा यानी गरीबी रेखा का आकलन करने का प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? तो NSSO। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है NSSO का? पता है आपको? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जिसकी स्थापना की गई थी 1950 में। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। गरीबी रेखा का निर्धारण करता है कौन? NSSO, जिसकी स्थापना 1950 में किया गया। थोड़ा सा वित्त मंत्रालय की तरफ चला जाए तो देखिएगा 1 रुपये का जो नोट आता है वो कहाँ से आता है? तो वित्त मंत्रालय से आता है, याद रखिएगा। ठीक है, RBI के बारे में डिटेल्स में अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना की गई, और इसका वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास अभी जो है RBI के गवर्नर है। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा RBI की बात कर लिए। अब CSO का फुल फॉर्म क्या होता है? CSO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा CSO का फुल फॉर्म। अच्छा, वित्त मंत्री अभी कौन है डिस्कस कर लेते हैं। वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण अभी भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने हैं? हालांकि यह सवाल बिल्कुल फालतू का सवाल है। इस प्रकार का सवाल क्यों SSC पूछ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितना बच्चा याद करेगा? भारत में इतने सारे राज्य हैं और अलग अलग विधानसभा है, वहाँ से आप सवाल उठा कर डाल दे रहे हैं पेपर में। ये तो मतलब कौन बच्चा इसका आंसर देगा? वो बच्चा भी नहीं दे पाएगा जो छत्तीसगढ़ का होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न बनाना गलत बात है। यहाँ कुछ अच्छा प्रश्न डाल दिया करता SSC तो बहुत अच्छा होता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशोदा वर्मा। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं क्योंकि यह प्रश्न ही बिल्कुल अलग आता है। अगला सवाल, कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? बिल्कुल आसान सा सवाल है। जैविक उर्वरक के रूप में जो गाय का गोबर होता है कृषि में इसका उपयोग किया जाता है जैविक उर्वरक के रूप में, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। सवाल नंबर 15, जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दिनकर गुप्ता। देखिए दोस्तों, दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, दिनकर गुप्ता को, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने अब आ गया है। कौन सा जलमार्ग जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बताना है कौन सा जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा पनामा नहर। देखिए हम लोग ऑफिशियल पेपर से कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल पेपर से सारे पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो वीडियो बिल्कुल आपको अच्छा लगना चाहिए क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारा का सारा आपका SSC में पूछा गया प्रश्न है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, हालांकि मैं जो डिटेल्स में बताता हूँ वो डिटेल्स मैं अपने तरफ से बताता हूँ क्योंकि इसमें कहीं भी लिखा नहीं रहता है डिटेल्स को। ठीक है,
देखिए इस सवाल का सही उत्तर होगा पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है पनामा नहर। थोड़ा सा और ऑप्शन की तरफ चला जाए तो स्वेज नहर आपको दिख रहा होगा। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर जो है ना, भूमध्य सागर और किसको जोड़ता है, लाल सागर को जोड़ता है। कौन, स्वेज नहर। किल नहर किसको जोड़ता है, तो उत्तरी सागर, उत्तरी सागर प्लस बाल्टिक सागर, बाल्टिक, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो किल नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। वोल्गा डॉन नहर जो है दोस्तों, याद रखिएगा, यह आजकल बहुत ज़्यादा एसएससी के एग्जाम में देखने को मिल रहा है। यह जोड़ता है कैस्पियन प्लस अजूब, यानी कैस्पियन सागर और अजोब सागर को जोड़ने का काम करता है वोल्गा डॉन नहर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, एक बर्तन लंबे समय तक नम हवा के संपर्क में रहता है, यह एक हल्की हरी कोटिंग प्राप्त करता है। बर्तन किससे बना हुआ है। देखिए जब आप तांबा का बर्तन जो है उसको बहुत समय तक नम हवा में रख दीजिएगा तो उस पर जो हरा रंग का कोटिंग प्राप्त होने लगता है, यानी हरा हो जाता है तांबे का बर्तन। तो हमारा सही उत्तर है तांबा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से थोड़ा सा फैक्ट जानने का ट्राई करते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, एटॉमिक नंबर कार्बन की कितनी होती है, तो 6 होती है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 15 होता है। लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 26 यानी 26 होता है। अब आप लोग के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, फटाफट छापिए कमेंट बॉक्स में कि तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने उद्योगों के लिए जाना जाता था, यानी जब देश में गुलामी थी, अंग्रेजों का शासन था, उस समय भारत जो है मुख्य रूप से हस्तशिल्प के उद्योग के लिए जाना जाता था, यानी हाथ से बनाया जाता था उस समय भारत में, याद रखिएगा। तो जब आज़ादी से पहले हस्तशिल्प के लिए भारत का उद्योग को जाना जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सवाल नंबर 19 है, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है, तो पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जगह से दूसरे जगह पर प्राकृतिक गैस को भेजने के लिए, याद रखिएगा, पेट्रोलियम को भेजने के लिए, कच्चे तेल को भेजने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, अब पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाइप बिछाया जाता है और जिससे होकर कच्चे तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित किया जाता है बच्चों। ठीक है, याद रखना है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और अपना कमेंट बॉक्स में जो परेशानी है उसको लिखते रहिए। अगला सवाल, किसने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। इसका सही उत्तर होगा हेनसांग। देखिए हेनसांग ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया था और उसने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण भी दिया था। अच्छा, ये हेनसांग कहाँ से आया था, तो जो ये हेनसांग है यह चीनी बौद्ध भिक्षु था। क्या है, चीनी बौद्ध भिक्षु था, याद रखिएगा हेनसांग। फाहियान के बारे में डिस्कस करते हैं फटाफट। फाहियान कहाँ से आया था, तो चीन से आया था। और फाहियान जो है किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा 20 प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। 20 प्रश्न में लगभग हम लोग आज 40 से 50 प्रश्न कवर किए हैं और सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो जो प्रश्न वीडियो के दौरान पूछा गया है, क्लास के दौरान पूछा गया, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।